कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब भगवान दुनिया पर राज करते हुए थक गए थे और इसीलिए उन्होंने धरती पर एक इमोर्टल ऑर्ब को भेजा ताकि वो उनकी जगह ले सके। और वो ऑर्ब सीधा जाकर एक पत्थर पर गिरा और उसने खुद को उसी पत्थर की शेप में बदल लिया। अब थोड़े समय बाद वो पूरा एरिया भारी बर्फ से ढक गया और इसी दौरान एक जख्मी भेड़िया उस पत्थर के ऊपर आकर गिरा और अपने जख्म की वजह से उसकी वही मौत हो गई। भेड़िए के संपर्क में आते ही उस ऑर्ब ने अपने आप को उस भेड़िए के रूप में ढाल लिया और उसकी सारी भारी खूबियों को अपना लिया। उसके जख्म से ऑर्ब को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ऑर्ब के पास खुद को रीजनरेट करने की ताकत थी। इसके बाद ऑर्ब उसी भेड़िए के रूप में एक खाली बस्ती पर पहुंचा जहां एक लड़का उस भेड़िए को जोहान नाम से बुलाते हुए उसके गले लग गया। उसके हाव भाव को देखकर समझ में आ गया था कि ये लड़का जरूर उस भेड़िए का मालिक था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका भेड़िया तो पहले ही मर चुका था और जो उसके सामने खड़ा था वो तो कुछ अलग ही ताकत थी। लड़के ने बताया कि वो इस बस्ती में अकेला ही रहता था और उसका पूरा परिवार साउथ डायरेक्शन में रहने की नई जगह को ढूंढने गया था क्योंकि ये माना जाता था कि साउथ डायरेक्शन में एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ खाने को बहुत सारे फल फ्रूट भी थे। पर उसको वहीं रुककर अपनी दादी और बाकी बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखने को बोला गया था। पर धीरे धीरे करके उसके गांव के सभी लोग मरते गए और अब वो अकेला ही बचा था और अपने परिवार के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसी दिन उसने एक बहुत ही बड़ी मछली पकड़ी। वाह मच्छी मिल गई ओए, जिसे कि घर जाकर उसने कुछ टुकड़ों में काट कर आधी सी ऑर्ब को दी और आधी को खुद खा लिया और बाकी बची हुई मछली को दीवार पर लटका दिया जहाँ पर पहले से ही कुछ और मछलियाँ सूख रही थी। अगले दिन उस लड़के ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए साउथ डायरेक्शन में जाने का सोचा, जिसके बाद वो अपना सारा सामान बांधकर ऑर्ब के साथ निकल गया। रास्ते में उन्हें पत्थर पर एक निशान दिखा जिसे देखते ही वो लड़का समझ गया था कि वो निशान उसके घर वालों ने बनाया था ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो उन्हें मदद मिल सके। अगले कुछ दिनों में वो लड़का ऑर्ब के साथ फुल एक्साइटमेंट में आगे बढ़ता गया। उसे जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलना था, पर एक दिन उसके पैर के नीचे की बर्फ के टूटने की वजह से उसका पैर पानी में चला गया। पहले तो उसे लगा कि वो पूरी तरीके से ठीक है, पर तभी उसकी नजर अपनी थाई पर लगी चोट पर पड़ी जो कि काफी गहरी थी। ज्यादा ना सोचते हुए उसने अपनी चोट को ढक लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। पर अगले कुछ दिनों में उस चोट ने उसके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई। फिर एक दिन उसने देखा कि पत्थर पर मार्क के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके परिवार में कोई भी इसके आगे जिंदा नहीं बचा था। ये देखते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। चोट की वजह से वो पहले ही बहुत ही कमजोर हो गया था, तो इसीलिए उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। उसने पूरे रास्ते भेड़िए को अपने साथ रखा। घर पहुंचने तक वो बहुत ही कमजोर हो गया था और वो शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। पर कुछ दिनों के बाद वो लड़का समझ गया था कि वो अब नहीं बचने वाला, तो इसीलिए वो खुद को घसीटकर अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठ गया और अपने परिवार की सदस्यों की तस्वीरों को देखने लग गया जो उसने ही बनाई थी। और कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। अब लड़के के मरने के बाद ऑर्ब ने खुद को उसके रूप में बदल लिया, जिसके बाद वो दुनिया को घूमने और दुनिया को अच्छे से जानने के लिए निकल गया। अपने पूरे रास्ते में खाना नाम की भी कोई चीज होती है उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए वो बार बार भूख की वजह से मर जाता था। पर उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो अपनी शक्तियों से फिर से जिंदा हो सकता था, जिसके लिए उसे शुरुआत में 12 दिन लगते थे। पर धीरे धीरे वो यही चीज कुछ घंटों में करने लग गया था। कई दिनों तक ऐसे ही चलते चलते वो अब बर्फीली जगहों को छोड़कर अब घने जंगलों में पहुंच गया था। पर तभी एक बहुत बड़े भालू ने पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया। उधर नीना गांव में मार्च नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, जिसे कि वो अपने बच्चे की तरह रखती थी। और उसी गांव में पेरोना नाम की एक लड़की रहती थी जो मार्च के लिए एक बड़ी बहन के जैसी थी। मार्च को हमेशा से ही बड़े होने का शौक था और इसी के लिए वो हमेशा अपने माता पिता को बहुत परेशान करती थी। कुछ ही देर बाद यूनावा नेशन के कुछ सिपाही उस गांव में पहुंचे क्योंकि इस बार नीना गांव से एक ही बच्चे की बलि चढ़ने वाली थी। ये बलि उस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए दी जाती थी और इस बच्चे को चूज पायरो नाम की एक बूढ़ी औरत करने वाली थी, जिसने थोड़ी देर जांच करने के बाद इस बलि के लिए मार्च को चुना और जिसके तुरंत ही बाद गाँव के सभी लोग मार्च के माता पिता को बधाइयां देने लगे। पर मार्च को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए घर आकर उसने अपने माता पिता से उन बधाइयों के बारे में पूछा, जिस पर रोते हुए उन्होंने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनते ही मार्च गुस्से से पागल हो गई क्योंकि वो ऐसे नहीं मरना चाहती थी और अभी तो वो बड़े होकर अपनी जवानी को जीना चाहती थी, जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कि तब योनामा नेशन के कुछ सिपाही उनके कमरे में आ गए और उनके लीडर हेज ने मार्च के माता पिता को उससे दूर रहने को कहा और अब बलि चढ़ने तक हेज ही मार्च की देखभाल करने वाली थी। कुछ देर बाद गाँव के सभी लोग मार्च को तोहफे देने के लिए आए और अंदर ही अंदर वो सभी लोग खुश थे क्योंकि उनमें से किसी के बच्चे की बलि नहीं चढ़ने वाली थी। मार्च की
एक दोस्त लाला भी उसके लिए तोहफे में एक फूल लेकर आई और अगले कुछ दिनों तक हेज हर वक्त मार्च के साथ ही रहती थी और उसके विदाई के दिन मार्च के माता पिता ने रोते हुए उसे विदा तो किया, पर कुछ ही देर बाद उनके काफिले के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और ये और कोई नहीं बल्कि पेरोना ही थी। और इसी बीच मौका मिलते ही मार्च ने वहाँ से भागने की कोशिश करी, पर पैर फिसलने की वजह से वो एक तालाब में जाकर गिर गई, जहाँ उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि फिर से जिंदा हो रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि और भी था। उधर योनामा नेशन के दो सिपाही उसका पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंचे, पर ऑर्ब को देखकर उनकी फट गई। सिपाहियों के वहां से जाने के बाद मार्च ने ऑर्ब का पीछा करना शुरू कर दिया और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि ऑर्ब को बात करना तो आता ही नहीं था। थोड़ी दूर पहुंचकर ऑर्ब अचानक से कुत्तों की तरह एक फल को खाने लग गया, जिसे देखते ही मार्च तुरंत समझ गई थी कि असल में ऑर्ब बहुत ही ज्यादा मासूम था। जिसके बाद वो एक पेड़ के पास पहुंचे जहाँ पर काफी सारे पके हुए फल लगे हुए थे और उन्हें देखते ही मार्च तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर एक पका हुआ फल ऑर्ब के लिए लेकर आई, पर ऑर्ब ने उसे हाथ मारकर नीचे गिरा दिया और फिर से उससे कुत्तों की तरह खाने लग गया। ये देखकर मार्च को बहुत गुस्सा आया, पर वो उसके खाने के तरीके से समझ गई थी कि असल में ऑर्ब ने बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं था, तो इसीलिए उसने पेड़ पर चढ़कर ऑर्ब की तरफ फल फेंकना शुरू कर दिया और उसकी भूख को अच्छे से मिटाने के बाद मार्च ने उसे थैंक यू बोलना सिखाया और इसके लिए उसने उसका मुंह पकड़कर उसे बोलना सिखाया। मार्च ऑर्ब को उसी तरह सिखा रही थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है। इसके बाद उन दोनों ने एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपनी पूरी रात वहीं पर बिताई, पर रात को सोते हुए मार्च को एक डरावना सपना आया जहां उसने देखा कि उसके भाग जाने के बाद लाला को उसकी जगह बलि पर चढ़ाया जा रहा था, जिसे देखकर वो डर के मारे जाग गई। अगली सुबह मार्च ने वहां से निकलने का फैसला किया और लगातार उसका पीछा कर रहा था। मार्च ने कई बार उसे अलग अलग फल देकर रोकने की कोशिश करी, पर और बार बार उन फलों को खत्म करके फिर से उसके पीछे चला आता। इधर हार मानने के बाद मार्च ने ऑर्ब के बारे में जानने का फैसला किया, पर ऑर्ब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मार्च ने उसे एक नाम दिया जो कि था एमो। उधर हेस ने दो सिपाहियों को पेरोना पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों बातचीत पर लगे हुए थे। उधर पेरोना ने बड़ी ही चालाकी से एक चाकू को निकालकर अपने हाथ पैर को खोलना शुरू कर दिया कि तभी एक बहुत बड़े भालू ने उन सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें कि एक सिपाही तो मारा गया, लेकिन दूसरा सिपाही पेरोना को वहीं छोड़कर भाग गया। अब जैसे ही भालू पेरोना की तरफ बढ़ा तो ऐन वक्त पर उसने अपने हाथ खोल लिए और वहां से भागने लगी। भालू ने उसका काफी पीछा किया, पर एक खाई से कूदने के बाद पेरोना ने अपनी जान बचा ली। उस खाई से कूदने के बाद वो सीधा उसी तालाब में गिरी जहाँ मार्च ऑर्ब से मिली थी। खुद को संभालने के बाद पेरोना मार्च को ढूंढने निकल गई। उधर हेस ने भी मार्च को ढूंढ लिया था और मार्च ने भी बिना कोई बहस करे उसके साथ चलना शुरू कर दिया। इधर पेरोना मार्च को ढूंढ ही रही थी कि उसकी नजर एमो पर पड़ी और उसने तुरंत ही एमो के पास जाकर मार्च के बारे में पूछा, पर एमो बिना कुछ बोले चुपचाप चलने लग गया। उधर हेज ने मार्च को एक ब्लैक जेली दी और उसके मुताबिक ये स्पेशल जेली सिर्फ चूजन वन को ही दी जाती थी। उस जेली के घटिया टेस्ट के बावजूद भी मार्च चुपचाप उसे खाती रही और इसी बीच हेज ने मार्च से एमो के बारे में पूछा, पर वो खुद भी एमो को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, तो इसीलिए उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि तभी उस बचे हुए सिपाही ने आकर हेज को उनके ऊपर हुए हमले के बारे में बताया और जैसे ही उसने उस भालू का नाम ओनिगुमा बताया तो वो सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो ओनिगुमा को अक्सर बलि चढ़ाया करते थे। इधर जेली खत्म करने के बाद मार्च के बेहोश होते ही हेज और उसके साथी मार्च को उठाकर उसकी बलि चढ़ाने के लिए पहुंचे और जहां पर पहुंचकर उन्होंने उससे बांध दिया। कुछ ही मिनटों के बाद वो भालू भी वहां पर पहुंच गया, लेकिन साथ ही पेरोना भी वहां पर पहुंच गई और भालू को मार्च के इतने पास देखकर वो तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। सिपाही उसे रोकना चाहते थे, पर हेज ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि ओनिगुमा की बारी में 2 लोगों को आराम से खा सकता है। कि तभी एमो भी वहां पर पहुंच गया और इधर हेज और उसके साथी उन्हें वहीं पर बांधकर बाहर चले गए। एमो सीधा जाकर ओनिगुमा के सामने खड़ गया, जिसने कि एक ही बारी में उसका सर पकड़ लिया, लेकिन इस बार एमो ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करी और कुछ ही मिनटों बाद उसने अपने आप को भेड़िए में बदलकर ओनिगुमा पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। पर एमो अपने हर हमले के साथ कुछ न कुछ सीख रहा था। उधर हेज और उसके साथ ही ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। काफी देर तक चली इस लड़ाई के अंत में एमो ने ओनिगुमा को आखिर हरा ही दिया, जिसे देखकर हेज की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ओनिगुमा को भी हरा सकता है। ओनिगुमा के हार के बाद जब मार्च की आंख खुली तो पेरोना उसके हाथ खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी हेज ने उसे रोक कर बताया कि वो उन्हें वापस नहीं जाने दे सकती थी, लेकिन वो सभी उसके साथ योनामा चल सकते थे। कि तभी मार्च ने एमो को एक फल दिया, जिसके बाद उसने मार्च के पास आकर उसे थैंक यू भी बोला।
अब हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ठीक मार्च की तरह पेरोना की बहन को भी ओनिगुमा की बलि बनाया गया था, जिसका पेरोना पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ा था और तब से ही उसने ये कसम खा ली थी कि वो किसी और को ऐसे मरने नहीं देगी। योनामा के रास्ते में शरण भी मार्च और पेरोना के साथ बैठी हुई थी, जहाँ उसने बताया कि असल में वो कोई पढ़ी लिखी शमन नहीं थी बल्कि एक क्रिमिनल थी जिसे योनामा के लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। असल में योनामा को नीना गांव के पैसों में दिलचस्पी थी और इसीलिए वो लोग सभी पूजाओं का हिस्सा बनते थे, जिसके बदले में नीना गांव उन्हें सभी सप्लाईज भेजते थे और इसीलिए वो लोग इस प्रथा को रोकना नहीं चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद वो लोग योनावा पहुंच गए, जहां हेज ने उन्हें बताया कि वो लोग अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकते थे और इसका सारा खर्चा योनामा की सरकार उठाने वाली थी कि तभी मार्च की नजर मार्केट में एक लेटर वाले पर पड़ी और वो तुरंत ही उसके पास पहुंच गई, क्योंकि वो अपने माता पिता को एक लेटर भेजना चाहती थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे अपने माता पिता का एड्रेस ठीक से पता नहीं था, जिस पर हेज ने उसे वादा किया कि वो जल्दी इसका पता लगाकर वापस आएगी। पर तभी मार्च ने एक कागज के ऊपर अपने हाथ का निशान छाप दिया और उसके मुताबिक ये हाथ उसके ठीक होने का निशान था, जिसे कि वो जल्दी अपने माता पिता को भेजने वाली थी। इसके बाद उन सभी को एक ढाबे में खाना खिलाने के लिए ले जाया गया, जहां सभी ने पेट भरकर खाना खाया और साथ ही एमो ने चॉपस्टिक से खाना खाना भी सीख लिया। लेकिन अपना खाना खत्म करने से पहले ही वो सभी बेहोश हो गए और ये सब कुछ हेज के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, जिसने कि उनके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। आंखें खुलने पर एमो एक जेल में बंद था, जिसके बाहर हेज अपने सीनियर्स को उसके अनोखी शक्तियों के बारे में बता रही थी और उसके मुताबिक एमो उनके देश की फौज में एक अहम किरदार निभा सकता था। और इसी को दिखाने के लिए हेज ने एमो के कमरे में एक खूंखार क्रिमिनल को भेजा, जिसका काम था एमो को खत्म करना, ताकि वो अपने डिफेंस में अपनी पावर का इस्तेमाल करे। और उस क्रिमिनल को यह वादा किया गया था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्रिमिनल के हमला करने पर एमो ने तुरंत ही अपने घाव को ठीक करके उस पर हमला कर दिया। एमो की ये मिरेकल पावर्स को देखकर हेज के सीनियर्स बहुत ही खुश थे और वो एमो का सही इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद एमो को भी मार्च के साथ एक ही सेल में बंद कर दिया गया और ठीक उसके ऊपर बंद थी पेरोना, जिसने की मार्च को अपने सेल में अलग अलग चीजों को ढूंढकर उन्हें रस्सी की मदद से उसके सेल में भेजने को कहा, ताकि वो इन चीजों को भागने में इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद एमो ने भेड़िया का रूप लेकर खुदाई करना शुरू कर दिया, जो कि सीधा ओनिगुमा के सेल में जाकर खुली। हेज ने ओनिगुमा के सेल में मार्च और एमा को पकड़ लिया और जिसके बाद उसने ओनिगुमा की देखरेख की जिम्मेदारी मार्च के ऊपर डाल दी। उधर पेरोना ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था, जिसमें वो वहाँ से भागने के बाद भालू को मारकर उसकी निशानी अपने साथ ले जाने वाली थी, जिसे कि वो नीना गांव के लोगों के सामने रखना चाहती थी, ताकि वो इस बलि की प्रथा को खत्म कर सके। उधर उस भालू को साफ करते हुए मार्च को उस पर तरस आ रहा था और उसके मुताबिक ओनिगुमा असल में खतरनाक नहीं था, बल्कि लोग उसके बड़े शरीर की वजह से उससे डरते थे। पर थोड़ी देर बाद अपनी चोटों की वजह से ओनिगुमा की मौत हो गई और एमो ने तुरंत ही उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर स्टोर कर लिए। उधर पेरोना अपने सेल से निकलकर स्टोर रूम में पहुंच गई थी, जहां एक सैनिक ने उसे देख लिया। पर पेरोना ने तुरंत ही उस पर हमला करके बड़ी आसानी से उसे हरा दिया और इसके बाद वो मार्च को निकालने के लिए उसके सेल में पहुंची। उसने मार्च और एमो के साथ शैमन को भी सेल से बाहर निकाल लिया, लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले ओनिगुमा के शरीर का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहती थी। पर मार्च ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि मार्च का कहना था कि वो लोग और भी तरीके से लोगों को इसके बारे में बता सकते थे और इसलिए उन्हें ओनिगुमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन चारों ने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की मदद से बाहर की तरफ चलना शुरू किया। वहाँ से भागने के लिए उन्हें एक घोड़ा गाड़ी भी मिल गई, जिसे लेकर वो चारों तेजी से आगे बढ़ने लगे। पर थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि हेज और उसके सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पेरोना ने उनके ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया। पर फिर भी हेज काफी तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और जल्दी ही एक सिपाही उनकी घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गया। पेरोना उस सिपाही से लड़ने में बिजी थी और उधर हेज ने उसके ऊपर अपना निशाना लगाया हुआ था। पर हेज के तीर छोड़ते ही मार्च बीच में कूद गई, जिसकी वजह से वो तीर सीधा जाकर उसकी कमर में लग गया। ये देखते ही एमो गुस्से से पागल हो गया और उसने हेज पर हमला कर दिया। अपने डिफेंस में हेज ने उस पर तीर चलाया तो एमो ने इस बार खुद को ओनिगुमा में बदल लिया और उसने मौत का तांडव शुरू कर दिया। उधर मार्च को इस हालत में देखकर पेरोना की आंखों के सामने उसके साथ बिताए समय लम्हे आ रहे थे। वो मार्च को बचाना चाहती थी, पर अब कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता था और मार्च ने थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। उधर एमो गुस्से में तबाही मचा रहा था कि तभी पेरोना मार्च को अपने हाथों में लेकर घोड़ा गाड़ी से कूद गई और एमो के पास पहुंची और उससे शांत होने को कहा। एमो के शांत होते ही पेरोना ने एक टूटी हुई तलवार से अपनी जान लेने की कोशिश की, पर एमो के
के अंदर पहले से ही मार्च के हाव भाव थे और उसने उनकी मदद से पेरोना को रोक लिया। उधर सिपाहियों को पता था कि वो अभी पेरोना पर हमला कर सकते थे, इसीलिए मौका मिलते ही उन सभी ने उसके ऊपर तीर छोड़ दिए और एन वक्त पर एमो ने फिर से रूप बदल कर उसे बचा लिया, जिसके बाद वो पेरोना को अपनी पीठ पर बिठाकर लगातार नीना गांव की तरफ बढ़ने लगा। उधर हेस घायल रूप में जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद नीना गांव में ये खबर पहुंच गई कि एक बहुत बड़ा भालू तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही गांव के सभी लोग डर गए। जब उन्होंने उस भालू की पीठ पर पेरोना को देखा तो वो सभी हैरान हो गए। नीना गांव पहुंचकर पेरोना एमो की पीठ से उतरी और उसने मार्च के माता पिता के पास जाकर उन्हें मार्च का हैंड प्रिंट दिखा दिया, जो कि उसने मरने से पहले बनाया था, और उन्हें बताया कि मार्च ने इसका मतलब रखा था कि वो बिल्कुल ठीक है। ये देखते ही मार्च के माता पिता जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने मार्च को बचाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और साथ ही उन्होंने पेरोना का शुक्रिया अदा भी किया कि तभी एक आदमी भागकर उनके पास आया और उन्हें बताया कि हेज और उसके सिपाही बहुत तेज रफ्तार से नीना गांव की तरफ बढ़ रहे थे। यह सुनते ही पेरोना समझ गई थी कि इस बार वो लोग एमो को पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो इसीलिए उसने एमो को तुरंत ही वहाँ से भागने को कहा। और पेरोना की बात को सुनते हुए एमो चुपचाप अपने आप को भेड़िया बनाकर घने जंगलों में चला गया। उधर पेरोना और कुछ सैनिक एक बड़े से टावर पर चढ़ गए ताकि वो हेस को एमो तक पहुंचने से रोक सके, और इसीलिए पेरोना ने एक तीर हेस की तरफ चलाया जो कि सीधा उसके हाथ पर जाकर लगा। उधर एमो जंगल में अकेला ही भटकता रहा और उसे जब भी भूख लगती तो वो मार्च का रूप लेकर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लेता। इसी बीच उसे एक ऐसी खुशबू आई जो उसने पहले भी स्मेल की थी। पास जाकर उसे पता चला कि ये तो और कोई नहीं बल्कि शमनी थी, जो कि मार्च को अपने सामने देखकर शॉक हो गई। थोड़ी ही देर बाद वो समझ गई थी कि उसके सामने मार्च नहीं बल्कि एमो खड़ा था। उसने वापस से अपना रूप बदला और घोड़ा गाड़ी के अंदर गया, जहाँ उसने मार्च के खून का निशान देखा, जिसे देखकर वो बहुत ही उदास हुआ और चुपचाप खड़ा होकर वापस जंगल में आगे बढ़ गया। उसे जाते देख शमन भी उसका पीछा करने लगी, क्योंकि अब वो फिर से अकेले नहीं रहना चाहती थी। 2 दिन लगातार भूखे पेट चलने के बाद अब शमन बहुत ज्यादा थक चुकी थी और साथ ही में वो बहुत ही भूखी भी थी, तो इसीलिए उसने एमो के पैर पर लगी चोट को काट लिया। जिसके बाद एमो ने उसकी भूख शांत करने के लिए मार्च का रूप लिया और पेड़ पर चढ़कर उसका पेट भरने के लिए उसके सामने फल गिरा दिए। इसके बाद शमन ने एमो को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। वो एमो को अलग अलग वर्ड जमीन पर लिखकर दिखाती और उसे कॉपी करने को बोलती। उसने ऐसे ही एमो को अपना नाम तक लिखना सिखा दिया। उसके बस एक शर्त थी कि एमो उसकी अच्छे से देखभाल किया करेगा। शमन ने एमो को सभी फंडामेंटल्स के बारे में भी सिखा दिया था, जैसे कि आग, पानी और नॉनवेज फूड। उसके बाद वो एक शहर में पहुंचे जहाँ एक पोर्ट था। अब एमो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकता था और अब वो हेलो बेबी कैसी हो, कॉल करूं क्या, ये भी बोल सकता था। और ऐसे ही उसने शमन को पहली बार उस लड़के से मिलने की कहानी भी सुनाई कि कैसे उसने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ देर बाद वो अपनी जगह पर पहुंच गए और बोट से उतरकर शमन ने एमो को बताया कि अगले दिन वो अपने लवर से मिलने जाने वाली थी, पर उन्हें उस रात जंगल में ही रुकना था। रात को सोते वक्त अचानक से एक अजीब से जीव ने एमो पर हमला कर दिया और उसी का रूप ले लिया। जिसके बाद एमो के पास उससे लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, जिसके लिए उसने भेड़िए का रूप लिया। पर तभी धरती के नीचे से एक आदमी निकला जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसने एमो को बताया कि उसी ने ऑर्क को बनाया था और अब एमो को अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए उस जीव की छाती में लगे कोर को तबाह करना होगा। जिसके बाद एमो ने अपने भेड़िए रूप में ही उस जीव के ऊपर हमला किया, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए अगली बार एमो ने भालू का रूप लेकर उसे बीच में से फाड़ दिया, पर एन वक्त पर वो फिर से हार गया। इसके बाद एमो ने मार्च का रूप लेकर उस पर फिर से हमला किया और इस बार वो कोर को निकालने में कामयाब हो गया और उसने उस जीव को हरा दिया। एमो अभी उस कोर को पकड़कर जमीन पर बैठा ही हुआ था कि उस काले कपड़े वाले आदमी ने उसके पास आकर उसे बताया कि उसने ही ऑर्क को बनाया था ताकि वो इस दुनिया की रक्षा कर सके। पर अब ऑर्क को रोकने के लिए कुछ लोग एमो का पीछा कर रहे थे और अब वो बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। वो आदमी इतना बोलकर वहाँ से चला गया। अब अगले दिन शमन और एमो एक घर में पहुंचे और शमन बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने सभी मुश्किलों को अच्छे से पार कर लिया था। इसके बाद हमें 2 भाइयों को दिखाया गया जिनका नाम था गुगू और शेन। वो दोनों एक साथ जंगल में एक टेंट में रहते थे और दोनों का ही सपना था एक साथ बड़े से महल में रहने का, और वो दोनों जानते थे कि उन्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो दोनों एक किसान के लिए काम करते थे और सामान को मार्केट में ले जाकर बेचते थे। मार्केट में गुगू हमेशा ही एक लड़की को देखता रहता था जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। अरे देखो देखो कैसे शर्मा रहा है नटखट कहीं के। पर वो जानता था कि वो लड़की बहुत ज्यादा अमीर परिवार से थी, तो इसीलिए उसने कभी भी उससे बात करने
की कोशिश नहीं की। एक दिन गुगू की दुकान पर एक आदमी आया जिसे कि सभी लोग शराब के व्यापारी के तौर पर जानते थे, पर उसके जाने के बाद गुगू को पता चला कि वो आदमी पहाड़ पर रहता था और साथ ही उसके बारे में काफी सारी अफवाहें भी थी कि वो अलग अलग नशे बेचता था। उसी शाम घर पहुंचने पर गुगू ने देखा कि कुछ लड़के उसके भाई से बात कर रहे थे, पर उसके वहां आते ही वो सभी वहां से चले गए। तो इसीलिए उसने अपने भाई से उन लड़कों के बारे में पूछा, लेकिन उसने उसकी बात को टाल दिया। इसके बाद गुगू की नजर उनके सेविंग बॉक्स पर पड़ी जिसमें से कुछ पैसे गायब थे। जब उसने इस बारे में अपने भाई से पूछा तो उसने फिर से उसकी बात को टाल दिया। गुगू ने इसको चोरी की तरह ही लिया और जाकर उस डब्बे को एक नई जगह पर छुपा दिया। अब अगले दिन गुगू की नजर एक नए कुत्ते पर पड़ी जिसके गले पर उसका नाम मेयर लिखा हुआ था। उसने तुरंत ही उसका ध्यान रखने का फैसला किया। कुछ देर बाद गुगू ने उस कुत्ते के मालिक की आवाज सुनी जो जोर जोर से उसको बुला रही थी। पास जाकर उसने देखा कि उसके मालिक और कोई नहीं बल्कि उसका प्यार ही था। गुगू ने तुरंत ही मेयर को उस लड़की को वापस कर दिया और इससे खुश होकर उसने गुगू को एक बहुत ही महंगी अंगूठी दी और उसे बताया कि अगर उसने ये अंगूठी बेच दी तो उसे जिंदगी में कभी भी सब्जियां नहीं बेचनी पड़ेगी। यार ऐसी अंगूठियां मुझे भी दे दो ना। गुगू इसके बाद बहुत ही खुश था, पर जल्दी उसकी खुशियां खत्म होने वाली थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका भाई उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था और बदले में उसने एक लेटर छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहीं दूर जा रहा था। गुगू जानता था कि ये सब कुछ झूठ था, तो इसीलिए गुगू अगले कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा उदास था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही अकेले टहलते हुए गुगू की नजर एक लकड़ी के बहुत ही बड़े लट्ठे पर पड़ी जो कि उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ उसके पास में गिरा। उस लकड़ी का मालिक उसे अकेले नहीं उठा सकता था, तो इसीलिए वो मदद ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन उसके जाते ही वो लकड़ी का लट्ठा नीचे की तरफ जाने लगा और गुगू की नजर नीचे पड़े अपने प्यार पर पड़ी, जिसे बचाने के लिए वो पूरी रफ्तार से भागा और सही समय रहते ही उसे धक्का देकर बचा लिया। लेकिन इस बीच उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी, क्योंकि उस लड़की को बचाने के चक्कर में गुगू का चेहरा उस भारी लकड़ी के लट्ठे के नीचे आ गया। गुगू ने ये मान लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला और अब बस वो अपने मरने का इंतजार कर रहा था कि इसी बीच उसे पता चला कि उस लड़की का नाम रिन था। थोड़ी ही देर बाद उस शराब के व्यापारी की नजर गुगू पर पड़ी और वो उसे बचाने के लिए पहुंच गया, जिसने उसे अपने घर ले जाकर उसके चेहरे पर एक सर्जरी करी। होश आने पर गुगू ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था और बुढ़ऊ ने बताया कि उसकी किस्मत का ही कमाल था कि गुगू अभी भी जिंदा था और उसके चेहरे को ढकने के लिए बुढ़ऊ ने उसको मास्क भी दे दिया ताकि उसे अपने चेहरे की वजह से शर्म न आए। इसी के 3 महीने बाद एमो और शमन उनके घर पहुंचे और शमन ने गुगू और बुढ़ऊ को एमो की शक्तियों के बारे में बताया, जिस पर बुढ़ऊ ने उन्हें कहा कि असल में एमो एक बहुत ही खतरनाक हथियार की तरह काम आ सकता है और इसीलिए अलग अलग देश उसे अपने कब्जे में जरूर लेना चाहेंगे। उधर गुगू और एमो बहुत ही जल्द अच्छे दोस्त बन गए थे और गुगू ने एमो को जिंदगी में पहली बार नहाना सिखाया, क्योंकि अब एमो उनके साथ रहने वाला था, इसीलिए उसे कुछ चीजें सीखना जरूरी था। एक दिन ब्रूअर और शमन मजाक में एमो को बचाने की बात कर रहे थे, पर ये सुनते ही गुगू गुस्से से भर गया, क्योंकि वो एमो को अपने भाई की तरह देखता था और वो उसके लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब गुगू और एमो आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके घर रीन पहुंची, जिसे देखकर गुगू हक्का बक्का रह गया था। असल में रीन वहाँ एक घाव को मिटाने के लिए दवाई लेने आई थी जो कि उसे 3 महीने पहले लगा था और यह घाव उसे तभी लगा था जब गुगू ने उसे बचाया था। पर रीन को अभी तक ये नहीं पता था कि गुगू ने उसकी जान बचाई थी। पर थोड़ी ही देर बाद रीन का ध्यान गुगू से हटकर एमो पर चला गया, जिसे गुगू को देखकर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि रीन उसे अब कभी भी एक आम लड़के की तरह नहीं देखने वाली थी। थोड़ी देर बाद रीन ने ब्रूअर से उन्हीं के घर में रहने की इजाजत मांगी, जिस पर ब्रूअर ने अपनी हामी भी भर दी। अब रीन अगले दिन अपने सामान के साथ वापस आने का वादा करके वहाँ से चली गई। उसी शाम एमो ने गुगू को अपनी शक्तियाँ दिखाते हुए बताया कि वो सभी फल फ्रूट्स को बना सकता था जो कि उसने पहले खाए हुए थे और साथ ही में वो उन सभी हथियार को भी ला सकता था जिनसे उस पर हमला हुआ था। इसी बातचीत के बीच गुगू ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि एमो को बहुत बुरा लगा और देर रात एमो अपने आप को भेड़िया रूप में बदलकर कहीं बाहर सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब रीन ने गुगू से एमो के बारे में पूछा तो गुगू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर गुगू जानता था कि एमो जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि आज वो लोग उसका मनपसंद खाना बना रहे थे। इसके बाद वो ब्रूअर के पास गया जो रीन के घाव को सही करने के लिए दवाई तैयार कर रहा था कि तभी उसने गुगू के मास्क के अंदर पाइप डालकर एक दवाई निकाली। गुगू को कुछ समझ नहीं आया और इसीलिए उसने ब्रूअर से इसका जवाब मांगा, जिस पर उसने बताया कि उसने गुगू के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन लगा दिया था जो स्पेशल अल्कोहल तैयार करने के काम आता था, जो कि दवाई की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती थी। गुगू ये बात सुनकर एकदम हैरान हो गया। उसे ये बात इतनी बुरी लगी कि वो पूरी रफ्तार से घर से बाहर भाग गया
गुगू के जाते ही एमो घर में पहुंच गया और रिन ने उससे पूरी बात बताते हुए गुगू को ढूंढने को कहा, जिस पर एमो ने साफ इनकार कर दिया। एमो को समझाते हुए शमन ने बताया कि गुगू ही उनके घर के सारे काम करता है और उसके जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है, जिस पर एमो ने जवाब दिया कि अब गुगू की जगह वो सारे काम खुद करेगा। इसके बाद उसने रसोई में जाकर कुछ खाना तैयार किया, जिसे खाते ही सबने उसे बेकार कहकर रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ सबको गुगू की याद आ रही थी। उधर गुगू ने वापस अपने पुराने टेंट में जाकर रहना शुरू कर दिया और अगले दिन जब गुगू मार्केट पहुंचा तो सभी लोग उसके मास्क को देखकर डर रहे थे और सब उसे राक्षस समझ रहे थे। इसके बाद गुगू ने अपने पुराने मालिक का पता लगाया और एक बार फिर से उससे काम मांगने के लिए पहुंच गया। वो मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसने तुरंत ही गुगू को काम पर रख लिया। पर उस रात खाना खाते समय मालिक के बेटे चैन ने गुगू को उनके घर में रखने के लिए साफ मना कर दिया। मालिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उसने अपने पापा की एक न सुनी, इसलिए गुगू ने उन्हें वादा किया कि वो अपने टेंट में ही सोया करेगा और सुबह होते ही काम करना शुरू कर देगा। घर जाते वक्त कुछ बदमाशों ने उस पर हमला करके उसका मास्क जबरदस्ती उतार दिया और जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो कभी भी मास्क नहीं पहनेगा और अब से लोगों को उसका असली चेहरा ही देखना पड़ेगा। इधर एमो दिन पर दिन अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता, तो इसलिए उसने शमन के पास जाकर मदद मांगी, जिसने उससे गुगू को फिर से घर ढूंढ कर लाने की सलाह दी। एक शाम चैन गुगू के टेंट पर पहुंचा और उसने गुगू को बहुत बुरा भला सुनाया, जिसकी वजह से गुगू ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब वो नई नौकरी की तलाश में था। लेकिन उसके चेहरे की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। उसने एक बार रिन की दी हुई अंगूठी बेचने का भी फैसला किया, लेकिन ऐन वक्त पर उसका मन बदल गया। तभी सड़क पर चलते हुए उसकी नजर सड़क किनारे एक इंसान पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। पास से जाकर उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि गुगू का बड़ा भाई ही था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुगू को बहुत बुरा लगा और उसने उसके हाथ में रिन की दी हुई अंगूठी दे दी और उसे बेचने को कहा ताकि वो अपनी हालत सुधार सके। इतना कहकर गुगू वहाँ से निकल गया। उसी रात टेंट में सोते हुए गुगू को दो लोगों ने किडनैप कर लिया, जिनका इरादा उसे बेचकर पैसा कमाने का था। लेकिन तभी एमो ने उन पर हमला कर दिया और एक भेड़िए को अपने सामने देखकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। पर गुगू ने एमो को देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत ही खुश था। इसके बाद एमो ने गुगू को बताया कि शमन ने उसे समझाया है कि सिर्फ गुगू ही उसे नई चीजें सिखाने में मदद कर सकता है और इसीलिए एमो चाहता था कि गुगू उनके साथ वापस घर चले। पर गुगू अभी भी ब्रूअर की हरकत से गुस्सा था, तो इसीलिए उसने एमो के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन तभी वो कई दिनों से भूखा होने की वजह से बेहोश हो गया। इसके बाद एमो गुगू को वापस से टेंट में लेकर गया, जहाँ उसने गुगू के लिए अपनी शक्तियों से बहुत सारा खाना इकट्ठा किया और गुगू ने वो खाना तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। इसके बाद उनके टेंट में मेजर घूमते घूमते पहुंच गया और थोड़ी देर गुगू के साथ खेलने के बाद वो वहाँ से चला गया। इसके बाद गुगू ने एमो की शक्तियों को समझते हुए उसे बताया कि एक समय पर गुगू और उसके भाई के पास बहुत ही अच्छे परिवार में रहने का मौका था, लेकिन फिर उस परिवार ने शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और हो सकता है एमो किसी भी चीज की तरह बन सकता था या किसी भी चीज को ला सकता था, क्योंकि उसकी करीबी की मौत से उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा होगा और इसीलिए गुगू ने एमो से उसे दुख पहुंचाने के लिए मदद मांगी। और अब गुगू चाहता था कि एमो उसको मारने के बाद उसका भी रूप ले ले ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। ये बातें दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल थी कि तभी टेंट में रिन भी पहुंच गई और उसने बताया कि मेजर ने उसे यहाँ का रास्ता दिखाया। पर रिन को देखते ही गुगू ने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि रिन उसको ना देख सके। पर रिन ने उसे बताया कि कैसे गुगू के जाने के बाद सभी को घर में उसकी कितनी याद आती थी और यहाँ तक कि उसके बिना तो वो लोग ढंग से खाना भी नहीं खा सकते थे। साथ ही में ब्रूअर ने भी यह वादा किया था कि वो गुगू के शरीर से वो ऑर्गन निकाल देगा ताकि उसके ऊपर कोई असर न हो। पर गुगू का कहना था कि उसने गुस्से में मास्क को कहीं फेंक दिया था और वो बिना मास्क के घर नहीं जा सकता था, जिस पर रिन का कहना था कि उसे गुगू के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गुगू अभी तैयार नहीं था, तो इसीलिए एमो ने उसे वादा किया कि वो उसका मास्क ढूंढ कर ले आएगा। एमो के जाते ही रिन ने गुगू को अपने कपड़े उतार कर अपना घाव दिखाया, जिस पर उसका मानना था कि उसके पिता ने उसे धक्का दिया था। पर उसे ये नहीं पता था कि असल में ये धक्का उसे गुगू ने दिया था, वो भी उसकी जान बचाने के लिए, जिसकी वजह से आज उसके चेहरे का ये हाल था। गुगू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर रिन का कहना था कि वो किसी ऐसे परिवार में पैदा होना चाहती थी जो कि अमीर ना हो, और इधर गुगू ने बचपन से ये सोचा था कि काश वो एक अमीर घर में पैदा हुआ होता। इसके बाद रिन ने गुगू से उसकी चोट के बारे में पूछा, जिस पर गुगू ने जवाब ना देना ही सही समझा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने रिन को सच बता दिया तो वो उससे नफरत करने लगेगी। रिन ने गुगू के लिए एक स्पेशल मास्क लाई थी क्योंकि वो गुगू को और अच्छे से जानना चाहती थी, चाहे वो उसका चेहरा ना देख पाए। उधर एमो जैसे ही गुगू का मास्क लेने के लिए पहुंचा तो एक बार फिर से काले कपड़े वाले आदमी ने आकर
उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि दुश्मन हर वक्त एमो पर अपनी नजर बनाए बैठे हुए थे। इधर गुगु और रिन मार्केट में घूम रहे थे कि तभी रिन के पिता वहाँ उसे वापस घर ले जाने के लिए पहुंचे, पर गुगु ने रिन को बचाने के लिए उन्हें धक्का मार दिया, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग गए। रात में एमो ने उन दोनों को ढूंढ लिया। जब वो दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे उस वक्त एमो के हाथ में गुगु का मास्क था, जिसे कि वो ढूंढ कर लाया था, तो इसीलिए रिन ने अपना लाया हुआ मास्क पहनने का फैसला किया। वापस घर जाते हुए उन्हें रिन की काम वाली मिली, जिसने रिन को मास्क के बावजूद भी पहचान लिया। इसीलिए उन तीनों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन काम वाली भी उनका पीछा कर रही थी। वो लोग जानते थे कि अगर उसे उनके घर के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी, तो इसीलिए उन्होंने एमो को पीछे रुककर उनका ध्यान भटकाने को कहा और ठीक प्लान के मुताबिक एमो ने मार्च का रूप लेकर उस काम वाली का ध्यान भटका दिया। पर तभी फिर से एमो के दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी आवाज गुगु तक पहुंच गई, जिसे सुनते ही वो तुरंत ही एमो की तरफ भागा और उसने रिन को वापस घर पहुंचकर उसका इंतजार करने को कहा। जगह पर पहुंचते ही वो समझ गया था कि जिस जीव के बारे में शमन बात कर रही थी उसी ने एमो के ऊपर हमला किया था, और इस बार उसने एक पेड़ का रूप लेकर एमो को बेहोश कर दिया था। इसके बाद उस जीव ने उन दोनों के ऊपर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया कि तभी गुगु को एक आइडिया आया कि वो उसके शरीर में बन रही वाइन का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि गुगु के शरीर से बाहर आने पर उस वाइन पे आग लग सकती थी और वो जीव एक पेड़ के रूप में था, जिस वजह से वो लोग वाइन को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। पर बदकिस्मती से उसके शरीर में वाइन खत्म हो गई थी, तो इसीलिए एमो ने उसे धक्का देते हुए वहाँ से भागने को कहा, जिसके बाद गुगु पूरी रफ्तार से घर की ओर भागा ताकि वो ब्रूअर से अपने शरीर में वाइन डलवा सके। पर रास्ते में वाइन के रिएक्शन की वजह से वो नीचे गिर गया, लेकिन वो किसी तरह से घर पहुंच गया, जहाँ रिन के माता पिता को देखकर वो हैरान रह गया। पर उन पर ध्यान न देते हुए वो सीधा ब्रूअर के पास पहुंचा और उससे सबसे ताकतवर वाइन देने को कहा। ब्रूअर उसे मना करना चाहता था, पर शमन के कहने पर उसने चुपचाप गुगु को वाइन दे दी। आप वाइन के नशे में गुगु ने रिन के माता पिता के सामने अपने प्यार का इजहार करके वहाँ से चला गया, जिसके बाद रिन के माता पिता भी वहाँ से जाना चाहते थे, पर शमन ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। वो चाहती थी कि रिन के माता पिता भी ये सारा नजारा देखे। वापिस जगह पर पहुंचकर गुगु ने देखा कि उस जीव ने पूरी तरीके से इमो की शक्तियां ले ली थी, और गुगु को वहाँ देखते ही उसने गुगु पर हमला भी कर दिया। पर अपनी चालाकी से गुगु ने उस पर वाइन फेंक कर आग लगा दी और उसे हरा दिया। उसे हराने के बाद गुगु जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे एमो का कोई अंश नहीं दिख रहा था। पर तभी उसकी नजर एक व्हाइट लाइट पर पड़ी, जो कि थोड़ी ही दूरी पर जा रही थी। पीछा करने पर उसने देखा कि उस लाइट ने एक पत्थर की शेप ले ली है, जिसका मतलब था कि एमो मर चुका था। पर एमो को बनाने वाला वो काले कपड़ों वाला आदमी ये सब कुछ देख रहा था, और वो जानता था कि एमो में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी, तो इसीलिए उसने एमो को फिर से जिंदा कर दिया। जिसके बाद एमो अपने भेड़िए के रूप में गुगु के सामने आ गया। जिसके बाद गुगु ने बताया कि उसने उस जीव को हरा दिया, और वो दोनों आपस में खेलने लग गए। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच गए, जहाँ उसने देखा कि रिन के माता पिता अभी भी वहीं थे। इसीलिए गुगु ने फटाफट से सबके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया, जो कि सबको बहुत पसंद आया। पर एमो यहाँ बाहर अपने क्रिएटर से बात कर रहा था, जिसने उसे वो घर छोड़कर दुनिया घूमने को कहा ताकि वो खुद को ज्यादा ताकतवर बना सके। असल में जिस जीव ने उस पर हमला किया था उनका नाम था नोकर्स, और अगली बार एमो के बचने के बहुत ही कम चांस थे। अगर एमो को अपने लोगों को बचाना था तो उसे बाहर की दुनिया में जाकर खुद को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। पर जब गुगु वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एमो खुद से ही बात कर रहा था। उधर एमो ने अपने क्रिएटर को जवाब देते हुए बताया कि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ ही रहेगा और वो कहीं भी नहीं जाएगा। रिन ने भी अपने माता पिता के साथ वापस घर जाने का फैसला कर लिया था, तो इसीलिए वो अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। इसके बाद कहानी 4 साल आगे चली गई, जहाँ अब गुगु ने मेरे को देखकर काफी तगड़ी बॉडी बना ली थी, और वहीं एमो भी अब सभी घर के काम काफी अच्छे से करने लग गया था। रिन भी अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया करती थी। उधर इन 4 सालों में एमो वैसा का वैसा ही था, उसने कोई भी नई शक्ति इकट्ठी नहीं की थी। साथ ही में नौकर्स ने भी इन 4 सालों में उसके ऊपर कोई हमला नहीं किया था। एक दिन रिन ने एमो से सुझाव लेने के लिए उससे पूछा कि वो अपने आने वाले 16वें जन्मदिन पर गुगु को क्या तोहफा दे, जिस पर एमो ने जवाब देते हुए कहा कि वो जो भी अपनी खुशी से उसे देगी वो गुगु को बहुत पसंद आएगा। और साथ ही रिन ने एमो को यह भी बताया कि उसके माता पिता उसके 16वें जन्मदिन पर उसकी शादी करवाने वाले हैं, जिसे रोकने के लिए उसे अपने जन्मदिन से पहले उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना पड़ेगा। जिस पर एमो ने उसे सुझाव दिया कि वो गुगु को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने माता पिता से मिलाए। असल में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर दोनों ही खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते थे। कुछ देर बाद गुगु का भाई उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे बताया कि वो पिछले 4 सालों से गुगु को ढूंढ रहा था, और साथ ही उसने गुगु को वो अंगूठी दिखाते हुए धन्यवाद बोला जो गुगु ने उसे दी थी। पर शिन ने उस अंगूठी को बेचा नहीं था, बल्कि अब वो खेती करने के
औजार बेचकर पैसे कमाता था और वो चाहता था कि अब गुगू भी उसके साथ वापस आ जाए ताकि वो दोनों अपने बचपन के सपने को पूरा कर सके। पर गुगू किसी भी तरह अपने भाई के साथ वापस नहीं जुड़ना चाहता था और साथ ही वो अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था जिन्हें कि वो अपना परिवार मानता था। तो इसीलिए वो अपने भाई को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। गुगू के ऐसे नाराज होने के बाद शीन सीधा ब्रूअर के घर में पहुंच गया और उसने ब्रूअर को वो अंगूठी गुगू को देने के लिए पकड़ाई। पर उस अंगूठी को देखते ही रिन ने उसे पहचान लिया और वो तुरंत ही समझ गई कि गुगू ही वो लड़का था जो छोटे होते हुए सब्जियां बेचा करता था और अब वो गुगू के चेहरे पर लगी चोट के बारे में भी जानना चाहती थी और इसीलिए उसने ब्रूअर से वो अंगूठी लेकर खुद गुगू को देने का फैसला किया। कुछ देर बाद रिन की नजर गुगू पर पड़ी जो कि आराम से जमीन पर सो रहा था। इसीलिए मौका देखकर रिन ने गुगू की उंगली में अंगूठी डालने की कोशिश करी लेकिन वो उसकी उंगली के लिए काफी छोटी थी। लेकिन इसी बीच गुगू अपनी नींद से जाग गया और रिन को अपने इतना क्लोज देखकर डर गया। पर रिन ने फिर भी उसे अपने प्यार का इजहार करने का मौका दिया जिसके लिए गुगू ने साफ इनकार कर दिया। जिस पर रिन ने उसे बताया कि उसने एक बार अपने प्यार का इजहार उसके माता पिता के सामने भी किया था। पर इस बात पर गुगू का कहना था कि वो उस वक्त बहुत ही नशे में था। यह सुनकर रिन गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। रिन के वहाँ से जाने के बाद ब्रूअर ने गुगू को एक नया मास्क दिया जो कि उसने खास गुगू के लिए बनाया था। इस मास्क की खास बात थी कि इसमें वाइन की मदद से आग निकल सकती थी और ये मास्क भविष्य में होने वाले हमलों में काम आ सकता था। इसके बाद एमो और गुगू दोनों तैयार होकर रिन के जन्मदिन के लिए निकल गए और रास्ते में उन्होंने मार्केट से रिन के लिए तोहफे भी खरीदे। तब गुगू ने खास कर वही फूल खरीदे जो कि रिन एक्सीडेंट वाले दिन तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जब दोनों रिन के महल में पहुंचे जो कि बहुत ही बड़ा था और गुगू ने बिना शर्माए अपना मनपसंद खाना शुरू कर दिया। उसके मास्क की वजह से सभी की नजर गुगू पर थी। थोड़ी देर बाद जब रिन वहाँ पर आई तो गुगू ने उसे फूल दिए जिससे रिन की वही यादें ताजा हो गई जिन्हें की वो भूलना चाहती थी। तो इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान होकर वहाँ से चली गई। अब रिन के वहाँ से जाने के बाद गुगू को कुछ लड़कों ने उसके मास्क की वजह से परेशान करना शुरू कर दिया जिस बीच वो गलती से वाटर फाउंटेन में गिर गया। पर रिन ने तुरंत ही आकर उसे एक तौलिए से साफ किया और उसका हाल पूछा जिसके बाद गुगू थोड़ी देर के लिए अकेला बाहर चला गया। लेकिन रिन ने एक बार फिर से उसे ढूंढ लिया और फिर से उसकी चोट के बारे में पूछा। पर इस बार गुगू ने रिन को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया और पूरा सच जानने के बाद रिन को एहसास हुआ कि गुगू ने उसकी जान बचाई थी और वो कभी भी इस चीज को समझ ही नहीं पाई। अब इतने सालों बाद आखिर उन दोनों ने एक दूसरे को अपना ही लिया। वो दोनों पहली बार खुलकर प्यार से भरे पलों को एहसास कर ही रहे थे कि उनकी बीच की जमीन के दो हिस्से हो गए जिसकी वजह से गुगू दूसरे हिस्से में ही अटक गया। उधर एमओ के क्रिएटर ने उसे सावधान किया कि उनके आसपास एक नौकर पहुंच गया था और इस बार उसके कोर जमीन के नीचे थे और देखते ही देखते पूरा महल गिरने लग गया। इसीलिए एमओ ने तुरंत ही सबको बिल्डिंग से बाहर निकलने को बोला और सबको बचाने के लिए उसने भालू का रूप लेकर बिल्डिंग को पकड़ कर रखा। उधर गुगू ने भी एक टेंटिकल को पकड़कर अपनी जान बचा ली थी और जल्दी ही कुछ लोगों ने एक लंबे कपड़े को फेंक कर उसे ऊपर खींच लिया। गुगू तुरंत ही समझ गया था कि यह हमला नौकर्स ने करवाया था। इसीलिए वो तुरंत ही एमओ की मदद करने के लिए अंदर गया जहाँ उसने रिन के माता पिता को देखा और वो उन्हें छत गिरने से पहले ही बाहर निकाल लाया। अब जब गुगू वापस अंदर गया तो नौकर ने भी एक बहुत ही बड़े भालू का रूप ले लिया था और उसका पूरा शरीर एक पत्थर का बना हुआ था। गुगू ने उस पर आग से हमला करने की कोशिश करी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर वो समझ गया था कि भालू के अंदर का हिस्सा सॉफ्ट होगा तो इसीलिए उन्हें बस बाहर के पत्थरों को तोड़ने की जरूरत थी। इसीलिए उन दोनों ने साथ में नौकर पर चढ़कर सुराख ढूंढने की कोशिश करी और एमओ ने कई सारे भालों की मदद से सुराख बना भी दिया जिस पर गुगू ने सुराख में आग लगाकर एक बार के लिए कोर को बाहर तो ले आया। पर एमओ के पकड़ने से पहले ही वो फिर से अंदर चला गया। अभी गुगू और एमओ अपनी छोटी सी कामयाबी के लिए थोड़ा सा खुश हो ही रहे थे कि तभी नौकर ने एक ही झटके में एमओ को मसल कर रख दिया और उस नौकर के पास एक खास शक्ति थी जिससे वो एमओ की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर सकता था। इसके बाद उसने गुगू पर भी हमला किया और एन वक्त में रिन ने बीच में आकर गुगू को धक्का देकर बचा लिया। पर चीजें तब बिगड़ गई जब पूरी इमारत उन दोनों के ऊपर गिर गई। उधर एमओ को एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे पता था कि दर्द की वजह कुछ और थी। असल में गुगू ने रिन को बचाने के लिए उसके ऊपर एक शील्ड बना ली थी और सारे मलबे का बोझ उसके शरीर पर आ रहा था जिस वजह से उसके शरीर से खून टपक रहा था जो कि रिन के चेहरे पर गिर रहा था। यह इन दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल पल था और इसी बीच गुगू ने रिन को वादा किया कि वो लोग यहाँ से निकलने के बाद पक्का फूल तोड़ने के लिए जाएंगे। पर यह बात बिल्कुल साफ थी कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही बचने वाला था। तो इसीलिए रिन ने गुगू को पहली और शायद आखिरी बार किस किया। उधर एमओ को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और कुछ ही मिनटों बाद एमओ ने गुगू का रूप ले लिया जिसका मतलब था कि अब गुगू की मौत हो गई और इस वजह से एमओ बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुका था कि तभी नौकर ने एक बार फिर से उसके ऊपर हमला किया जिस वजह से वो पानी में गिर गया
और एमो के पीछे पीछे नौकर ने भी पानी में छलांग लगा दी, जिस वजह से उसके पत्थर अलग अलग हो गए और कोर बाहर आ गया। बचने के लिए नौकर ने कोर को पानी के अंदर चलाना शुरू कर दिया। उधर एमो के क्रिएटर ने उसे बताया कि नौकर वेस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और एमो को उसका पीछा करके जल्दी उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोर के अंदर उसके सबकॉन्शियस का एक हिस्सा था। पर एमो ने इस चीज पर ध्यान न देते हुए गुगू के पास जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचकर एमो ने देखा कि रिन के परिवार वालों ने उसे बाहर निकाल लिया था और फिलहाल वो बेहोश थी। साथ ही गुगू की बॉडी को भी बाहर निकाल लिया गया था। शिन भी अपनी भाई की बॉडी को लेने के लिए पहुंच गया था। उधर गुगू की आत्मा अपने परिवार और दोस्तों से अलग हो रही थी, लेकिन वो अभी भी एमो के सबकॉन्शियस में मौजूद था। इसके बाद एमो ने ब्रूअर और शमन को बताया कि वो अब उनके घर से चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नौकर्स फिर कभी उसकी वजह से उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाए। उधर रिन को होश आते ही वो तुरंत ही गुगू से मिलने के लिए भागी और रिन को घर की तरफ आता हुआ देख एमो बहुत ही डर गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिन को गुगू की मौत के बारे में कैसे बताए। इसीलिए उसने रिन के आने से पहले गुगू का रूप ले लिया। घर में घुसते ही गुगू को अपने सामने देखकर रिन खुशी के मारे पागल हो गई और उसने गुगू को गले लगा लिया। पर जब उसने एमो के बारे में पूछा तो गुगू ने उसे बताया कि एमो की लड़ाई के दौरान मौत हो गई थी और वो उसे गुगू की कब्र पर ले गया। पर रिन को लग रहा था कि वो कब्र इमो की थी और वो इमो को याद करते हुए काफी रोई। पर वो हैरान तब हो गई जब गुगू ने उसे बताया कि वो शॉपिंग के लिए जा रहा है, लेकिन रिन गुगू के साथ फूल तोड़ना चाहती थी और इसीलिए उसने उसको शाम को मिलने को कहा, जिसके लिए गुगू एक ही बारी में तैयार हो गया। उधर ब्रूअर और शमन ने गुगू को रास्ते के लिए खाना और कुछ पैसे दिए, जिन्हें लेने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला गया। उसी शाम रिन के पिता ने उसे घास के ऊपर लेटे हुए देखा और उसके पास जाने पर रिन ने उन्हें बताया कि वो अब किसी और से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो पहले से ही किसी और के साथ प्यार में थी। और बाद में रिन ने बताया कि वो जानती है कि गुगू की हमले के दौरान मौत हो गई, पर वो इस बात से खुश थी कि अब गुगू एमो के साथ था। उधर एमो ने लगातार 4 दिन चलने के बाद अपने क्रिएटर से कुछ सवाल किए, जिनके जवाब में उसने बताया कि नौकर्स लगातार उस पर हमला करते रहेंगे जब तक वो एमो को हरा नहीं देते और गुगू का काम है धरती पर जानकारी इकट्ठी करना और नौकर्स का उसे रोकने का। इसके बाद एमो ने क्रिएटर से पूछा कि एमो की बजाय वो खुद नौकर्स को क्यों नहीं हराते, जिसका जवाब देते हुए क्रिएटर ने बताया कि ये काम एमो का है और उसे ही उन्हें हराना पड़ेगा। कि तभी एमो को एक जानी पहचानी खुशबू आई, जिसका पीछा करने पर एमो ने देखा कि शमन उसका पीछा कर रही थी। असल में शमन किसी भी तरीके से एमो की मदद करना चाहती थी और इसीलिए वो ब्रूअर के घर से ही उसका पीछा कर रही थी। पर एमो नहीं चाहता था कि अब गुगू के बाद शमन को कुछ हो और इसीलिए उसने शमन को वापस घर जाने को कहा। पर शमन किसी भी हाल में घर नहीं जाना चाहती थी और काफी देर बहस करने के बाद एमो भी इसके लिए तैयार हो गया। रास्ते में एमो लगातार शमन को इग्नोर करता रहा और दूसरी तरफ शमन लगातार एमो से बात करने की कोशिश करती रही। अब कुछ दिनों बाद वो एक शहर में पहुंच गए, जहां पहुंचते ही शमन ने खाना खाने के लिए इच्छा जाहिर की और पंजाबी ढाबे पर पहुंचते ही शमन ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया, जिसे देखकर तो एक बार के लिए एमो भी हैरान हो गया और उसने शमन को जल्दी खाना खत्म करने को कहा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकते थे। पर शमन कुर्सी पर ऐसे बैठी थी मानो किसी ने फेविकोल लगाकर चिपका दिया हो। इसीलिए एमो ने गांव से बाहर आकर इंतजार करने का फैसला किया और गांव से बाहर पहुंचकर उसने एक बार फिर से क्रिएटर को बुलाकर नौकर्स के बारे में पूछा, जिसके जवाब में क्रिएटर ने बताया कि नौकर्स कुछ ही किलोमीटर दूर थे। अभी एमो और क्रिएटर आपस में बात कर ही रहे थे कि शमन भी वहाँ पर पहुँच गई, जो कि एमो को खुद से बात करता देख काफी हैरान हुई और इसी वजह से एमो को अपने क्रिएटर और नौकर्स के बारे में शमन को बताना पड़ा। अगले दिन रास्ते में शमन को एक फल दिखा जिसे कि वो खाना चाहती थी, इसीलिए एमो ने पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो उस पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। तो इसीलिए शमन ने उसे मार्च का रूप लेने को कहा, क्योंकि मार्च पेड़ों पर सबसे ज्यादा जल्दी चढ़ सकती थी। पर एमो को मार्च के बारे में कुछ याद नहीं था। असल में नौकर्स एमो का कुछ हिस्सा ही नहीं बल्कि उस इंसान की सभी यादें भी ले गए थे। इसके बाद ही एमो ने ज्यादा ताकतवर बनने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने दोस्तों की यादों को भुलाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसी रात शमन ने एमो से उसकी आखिरी लड़ाई में इस्तेमाल किए गए प्लान के बारे में पूछा, जिस पर एमो ने जवाब दिया कि गुगू ने आग से उस पर हमला किया था, जिस वजह से वो पत्थर पानी में कूदने के बाद खुल गए। इसके जवाब में शमन ने बताया कि पत्थरों को गर्म करने के बाद उनको ठंडा होने पर वो कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। इसके बाद शमन ने बताया कि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां एमो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता था। एक जहाज था जो कि उन्हें सौर लाइन लेकर जा सकता था, जो असल में जानवरों का स्वर्ग था और न ही वहाँ कोई एमो को परेशान करने वाला था। पर पोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें एक लड़की ने एक जहाज पर चढ़ने को कहा, जिसके लिए वो दोनों मान गए और जहाज पर चढ़ते ही शमन और एमो को अलग कर दिया गया। जिसके बाद उस जहाज के ऑफिसर ने उन्हें कैद करके बताया कि वो लोग कैनेडा आइलैंड जाने वाले थे, जहाँ उनकी जिंदगी का अंतिम चरण शुरू होगा।
पर शिप के आइलैंड पहुंचते ही एमो अपने भेड़िया रूप में बदलकर शमन को वहां ढूंढने लग गया। असल में शमन को काफी ऊंचाई पर कैद कर लिया गया था और अब एमो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया और ऐसे होते हुए उस लड़की ने भी देख लिया जो कि एमो और शमन को जहाज पर लेकर गई थी। उसने एमो को बताया कि असल में सबसे ज्यादा खूंखार कैदियों को सबसे ज्यादा सुरक्षित जेलों में रखा जाता था और ये पुराना आइलैंड भी एक तरह का जेल ही था। एमो उस लड़की से काफी ज्यादा गुस्सा था, पर वो जानती थी कि उन सभी के साथ क्या होने वाला था, इसीलिए उसने एमो से सुलह का हाथ बढ़ाते हुए उसे बताया कि उस आइलैंड पर एक लड़ाई की प्रतियोगिता भी होती है जिसके जीतने वाले को उस आइलैंड का राजा बना दिया जाएगा और वो किसी भी कैदी को आजाद कर सकता है। एमो शमन को आजाद करने के लिए इसमें भाग लेने के लिए तुरंत तैयार हो गया, जिसके बाद वो लड़की एमो को प्रतियोगिता में नाम लिखवाने के लिए ले गई, पर वहाँ एमो को उस लड़ाई का कोई भी रूल अच्छे से समझ नहीं आया। ग्राउंड में पहुंचकर होस्ट ने सभी को बताया कि ये प्रतियोगिता अलग अलग स्टेजेस में करवाई जाएगी और इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे और इन्हीं ग्रुप में से आखिरी बचे हुए इंसान को ही अगली स्टेज में जाने का मौका मिलेगा। एमो के ग्रुप की बारी आने पर सभी लोगों ने एक दूसरे को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया, पर एमो थोड़ी ही दूरी पर चुपचाप खड़ा हुआ था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसे करना क्या चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद उनमें से एक इकलौता आदमी बचा हुआ था और उसे लग रहा था कि वो ये प्रतियोगिता जीत चुका है, पर तभी उसे एक झटका मिला, वो भी एमो को देखकर, और इसलिए उसने एमो की तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकी जो कि सीधा एमो के सर पर लगी, जिससे एमो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिसके बाद उस आदमी ने एमो के शरीर में कई सारी तलवारें मारी, पर एमो ने उस पर एक भी बार हमला नहीं किया, बल्कि एमो चुपचाप उस आदमी की सारी शक्तियां खींच रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो आदमी जमीन पर गिर गया और एमो इस प्रतियोगिता का विजेता बन गया। एमो की ताकत को देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे और मैच के बाद उसी जहाज वाली लड़की ने एमो के पास आकर अपना नाम तेनारी बताया। उसके पास एक उल्लू भी था जिसका नाम था लीगार्ड। साथ ही में उसने एमो को अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाया। वो सभी एमो की शक्तियों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और उनके मुताबिक एमो ये कंपटीशन जीतने वाला था। इसके बाद एमो ने देखा कि सभी कैदी उस आइलैंड पर एक सामान्य सी जिंदगी जी रहे थे, जिस वजह से एमो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमन को हाई सिक्योरिटी जेल में क्यों रखा गया था। जिस पर तेनारी ने बताया कि शमन को एक बहुत ही खूंखार कैदी माना जाता है क्योंकि उसने योनामा शहर के 10 लोगों को जहर देकर मार दिया था। पर तेनारी ये देखकर हैरान थी कि शमन एमो की जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है, वो उसे छुड़वाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार क्यों है। इसके बाद तेनारी ने बताया कि एक अनजान आदमी ने उसे एमो को शिप पर बिठाने के लिए बोला था, लेकिन अब उसे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनते ही एमो को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे तेनारी और उसके साथियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था। उसी रात एमो ने अपने क्रिएटर को अपने हालात के बारे में बताया कि वो प्रतियोगिता में लोगों की जान नहीं लेना चाहता था, जिस पर क्रिएटर ने उसे समझाया कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग पहले ही अपनी मौत का फैसला कर चुके थे और इसीलिए लड़ाई में उनकी जान लेना कोई पाप नहीं था। उसी रात एमो के सोने के बाद एक अनजान आदमी ने चुपचाप आकर एमो के गालों को अपनी जीभ से चाटा और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन तेनारी को ये खबर मिली कि एक आदमी प्रतियोगिता में सभी को आसानी से मार रहा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने की पिछली रात एमो के गालों को चाटा था। उधर एमो शमन को जेल से निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था और इसी बीच उसने गलती से एक चूहे को मार दिया, जिसके बाद अब वो चूहे का रूप भी ले सकता था और आसानी से किसी भी जगह पर जा सकता था। इसके बाद एमो अपने अगले मुकाबले के लिए मैदान पर पहुंचा, पर वो अपने दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उसका दुश्मन अपने पूरे जोर शोर से एमो पर हमला करने में लगा हुआ था। इसीलिए एमो ने भेड़िया और गुग्गू बनकर उसे डराने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था और अब वो भालू नहीं बन सकता था क्योंकि वो शक्ति फिलहाल नौकर्स के पास थी। पर तभी उसे पेरोना की याद आई और उसने पेरोना का रूप ले लिया, जिसका मतलब था कि पेरोना की मौत हो गई थी और एमो ने पेरोना का रूप लेकर बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए हरा दिया। मैच के बाद तेनारी एक बार फिर से एमो के पास माफी मांगने के लिए आई, पर एमो उसे अनदेखा करके वहाँ से जाने लगा। जिसके बाद तेनारी ने उससे फिर से माफी मांगी और पार्टी के लिए भी इनवाइट किया। साथ ही में उसने शमन को ढूंढने के लिए उसकी मदद करने का भी वादा किया, जिसके बाद एमो ने उसे माफ कर दिया। उसी रात एमो एक चूहे का रूप लेकर शमन की जेल तक पहुंचा, जहां उसने शमन को पेरोना की मौत के बारे में बताया और उसे जल्द ही आजाद करवाने का वादा भी किया। शमन अब पेरोन के लिए एक परिवार बन गई थी और वो बिना उसकी मदद किए उस आइलैंड से नहीं निकल सकता था। अगले दिन एमो अपने अगले मैच के लिए पहुंचा और इस बार उसका मुकाबला नेंडो नाम के एक आदमी से था। मैच के दौरान एमो ने बड़ी आसानी से एंडो को हराना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने नेंडो को सरेंडर करने के लिए कहा क्योंकि वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था। पर सभी दर्शक एमो को एंडो को खत्म करने के लिए कह रहे थे कि तभी काफी सारे तीरों ने नेंडो पर हमला
हमला कर दिया, लेकिन एमो ने बीच में आकर उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नैंडो ये देखकर हैरान था कि एमो ने उसकी जान बचाई थी, पर तभी एक तीर पीछे से आकर नैंडो की पीठ में लगा और वो नीचे गिर गया। ये देखकर एमो को बहुत बुरा लगा और उसे ये मैच जीतने की कोई खास खुशी नहीं थी। पर मैच के बाद जब उसने देखा कि नैंडो अभी भी जिंदा था तो उसे बहुत अच्छा लगा। पास जाकर बात करने पर नैंडो ने सबसे पहले एमो को शुक्रिया कहा और साथ ही उसने बताया कि वो अपने भाई की वजह से इस आइलैंड पर आया था, जिस पर एमो ने वादा किया कि वो चीफ बनने के बाद उसको और उसके भाई को पक्का आजाद कर देगा। कि तभी कुछ लोगों ने वहां आकर एमो पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एमो ने अभी तक एक भी आदमी को जान से नहीं मारा था और वो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था, जिस पर एमो ने उनसे माफी मांगने की कोशिश भी की, पर सामने खड़ा आदमी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच धरती जोर से हिलने लग गई क्योंकि अब नौकर्स ने एमो पर फिर से हमला कर दिया था और उस वक्त एमो गुगु के रूप में था। उसने तुरंत ही सभी लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागने को कहा और एमो ने भेड़िए का रूप लेकर नौकर को अपने पीछे लगा लिया और तुरंत ही चूहे का रूप लेकर उसके अंदर घुस गया और कोर को काटना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि एमो कुछ ज्यादा कुछ कर पाता, नौकर ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। तब तक तेनारी और उसके दोस्त भी एमो की मदद के लिए पहुंच गए और उन सभी ने नौकर के हाथों को बंद कर उसके ऊपर तीर मारना शुरू कर दिया। उधर तीर खत्म होने पर एमो उन्हें और तीर देता है। ऐसा लगातार करने पर उन्होंने एक सुराग ढूंढ लिया, जिसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर लगातार निशाना लगाते रहे, जिस वजह से नौकर एक धमाके में फट गया और एमो ने कोर को ढूंढकर उसे तबाह कर दिया, जिसके बाद उसके सभी रूप उसके पास वापस आ गए। इन सब के बाद एमो को एहसास हुआ कि वो अकेले नौकर को हरा नहीं पाया, उसे तिनारी और उसके दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ी। इसलिए उसने सबसे पहले उन सभी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया पाजी। उसी रात एमो तेनारी और उसके दोस्तों के साथ पार्टी में गया, जहाँ उन सभी ने बहुत सारी बातें करी और एमो ने उनके लिए अपनी शक्ति से खाना भी तैयार किया, जिसे खाते ही वो सभी लोग बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद एमो को एहसास हुआ कि उसने गलती से उन्हें वो खाना दे दिया था जो एक बार हेज ने उन्हें खिलाया था। इसीलिए वो अपनी बेवकूफी के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा था। पर तभी उसकी नजर तेनारी की डायरी पर पड़ी और उसने उसे खोलकर पढ़ने का फैसला किया, जिसमें तेनारी की खुशी के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि आज एमो उसके साथ पार्टी करने के लिए आ रहा था। इसके बाद एमो चुपचाप वहाँ से जा ही रहा था कि तभी तेनारी की आंख खुली और उसने एमो से एक बार फिर से माफी मांगी, लेकिन एमो के जाने के बाद वो फिर से अपनी किताब में कुछ लिखने लगी। इसके बाद हमें तेनारी की कहानी दिखाई गई कि उसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वो एक राइटर बनना चाहती थी। पर एक दिन उसने देखा कि उसकी माता जमीन पर एक लाश की तरह पड़ी हुई थी और उसके पिता पर खून का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें इसी आइलैंड पर ले जाया जाना था। और तिनारी इतनी छोटी थी कि उसके पास अपने पिता के साथ आने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था। पर आइलैंड पर आकर उसके पिता ने उसे बताया कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे और उनका प्लान था कि ये कंपटीशन जीतकर वो और तिनारी ये आइलैंड छोड़कर वापस चले जाएंगे। तिनारी जानती थी कि उसके पिता की जान खतरे में थी, पर उसके पिता का मानना था कि वो आसानी से जीत सकते हैं और इसीलिए उन्होंने तेनारी को मैच के बाद पोर्ट पर मिलने को कहा। मैच के दौरान उसके पिता बड़ी आसानी से सभी को मार रहे थे, पर तेनारी ये देखकर हैरान थी कि उसके पिता इतने ज्यादा खूंखार थे, इसीलिए वो उठकर वहाँ से चली गई। मैच के बाद तेनारी को पता चला कि उसके पिता ये मैच को जीत चुके थे और इसीलिए वो पोर्ट पर पहुंच गई, जहाँ उसके पिता ने उसके लिए एक डायरी रखी थी और साथ ही छोटे से कागज पर लिखा था कि वो चाहते थे कि तेनारी अपनी जिंदगी के सभी लम्हे इस डायरी में लिखे। कि तभी उसके पिता भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि कुछ लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते थे उन्होंने उन्हें जहर दे दिया था। ये सब देखकर तेनारी अपनी डायरी लेकर वहाँ से चली गई और अपनी जिंदगी के हर पल को डायरी में लिखने लग गई। वो अपने सभी दोस्तों को 9 साल की उम्र में मिली थी, तब से ही वो सभी लोग वहाँ से भागने का तरीका ढूंढ रहे थे और 13 साल की उम्र में वो इम्पोर्ट ग्रुप का हिस्सा बन गई और 14 साल की उम्र में वो एमो से मिली। कि तभी एक अनजान आदमी ने आकर उसे बताया कि उसे एमो और शमन को आइलैंड में ले जाना चाहिए, क्योंकि एमो वो प्रतियोगिता पक्का जीत जाएगा और चीफ बनकर तेनारी और उसके दोस्तों को वहाँ से निकालने में मदद करेगा। इसीलिए तेनारी एमो को आइलैंड में लेकर आई थी। उधर एमो अब मार्च का रूप ले सकता था, तो अब शमन तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद वो इसी का फायदा उठाकर शमन से मिलने गया और उसे यकीन दिलाया कि वो अगले दिन होने वाले फाइनल्स को जीतकर उसे पक्का आजाद कर देगा। अगले दिन ग्राउंड में पहुंचकर एमो ने देखा कि उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि हेज से होने वाला था और उसी ने उस रात एमो के गाल को चाटा था। साथ ही में उसने बताया कि वो बहुत ही समय से इस वक्त का इंतजार कर रही थी और उसी ने पेरोना को भी मारा था। ये सुनकर एमो गुस्से से भर गया और उसने हेज पर हमला कर दिया, जिससे वो बड़ी आसानी से बच गई। एमो ने भालू का रूप लेकर भी उस पर हमला किया, पर उसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हेज हर बार उससे 2 कदम आगे रहती और साथ ही में वो एमो को बार बार उकसा भी रही थी ताकि एमो को और ज्यादा गुस्सा आए। और इसी बीच मौका मिलते ही हेज ने एमो के गले
गले के ऊपर एक सुई से वार किया, जिसके बाद एमओ तुरंत ही बेहोश हो गया और हेस को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। जीतने के बाद हेस ने सभी को एक भाषण दिया, जिस पर उसने बताया कि वो एमओ के ऊपर काफी लंबे समय से नजर रख रही थी और उसी ने एमओ को सबसे पहले देखा था और अब वो चाहती थी कि आइलैंड के सभी लोग उसका साथ दे, क्योंकि वो एमओ को लेकर एक ऐसी फौज तैयार करना चाहती थी जिससे कोई ना हरा सके। उसे आइलैंड पर राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस एमओ से फर्क पड़ता था। इसीलिए उसने अपनी जगह तेनारी को आइलैंड का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग तेनारी और उसके दोस्तों पर हमला करने की योजना बना बैठे और इसी से बचने के लिए तेनारी और उसके दोस्त चुपचाप वहाँ से निकल गए। इसके बाद हेस भी एमओ को लेकर क्वार्टर्स में चली गई, जहाँ उसने एमओ के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। एमओ ये सब कुछ महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन वो फिलहाल अपने होश में नहीं था। उधर तेनारी और उसके दोस्त एमओ को बचाने के लिए कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। कि तभी हेस ने उन्हें आकर बताया कि उसने एमओ को पहले ही अंडरग्राउंड चेम्बर में भेज दिया था। उसी वक्त उस आइलैंड के इकलौते शिप के कैप्टन, जिसका की नाम स्काई फिश था, वो भी वहाँ पहुंच गया और उसने तेनारी को सरेंडर करने को कहा, जिस पर तेनारी ने जवाब दिया कि एमओ अपनी शक्तियों से ऐसे कई सारे शिप तैयार कर सकता है। तभी फिश ने तेनारी को आखिरी चेतावनी देते हुए 10 सेकंड का समय दिया, जिसके बाद तेनारी और उसके सभी दोस्तों को मरने के आदेश थे। 10 सेकंड बाद हेस तेनारी और उसके दोस्तों पर हमला करने ही वाली थी कि तभी एमओ ने पीछे से आकर हेस के गले पर तलवार रख दी और उसने बताया कि वो अंडरग्राउंड चेम्बर भेजे जाने से कुछ मिनट पहले ही उठ गया था और वो सिपाहियों को धोखा देकर वहाँ से निकल गया। अब उसकी शर्त थी कि हेस तेनारी और उसके दोस्तों को सही सलामत आइलैंड से बाहर जाने देगी, जिसके बदले एमओ खुद को हेस के हवाले करने वाला था, जिसके लिए हेस तुरंत ही मान गई। इसके बाद तेनारी को आइलैंड छोड़ के जाना था, पर इससे पहले वो 700 लोगों को चुनने वाली थी, जिन्हें की वो अपने साथ आजाद करवाना चाहती थी। इसीलिए तेनारी ने सभी बच्चों को आजाद करने का फैसला किया। साथ ही में नैंडो और उसका भाई और शमन भी उसके साथ जाने वाले थे। कई लोग तेनारी के इस फैसले से खुश नहीं थे, पर तेनारी का मानना था कि सभी बच्चों को जिंदगी में एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। वाह दीदी वाह, कितने अच्छे विचार हैं आपके। शिप पर बैठने से पहले तेनारी और उसके सभी दोस्तों को बेहोश कर दिया गया और हेस ने वादा किया कि उन्हें इस हालत में यहाँ से निकाला जाएगा। साथ ही में उसने एमओ को भी एक सुई लगाकर बेहोश कर दिया। कुछ ही देर बाद तेनारी को होश आया, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उस दवाई का नशा काफी लंबे समय तक रहने वाला था। होश आते ही तेनारी एक लाइफ बोट के सहारे वापस आइलैंड के लिए निकल गई और जाते जाते उसने अपने बॉस और नैंडो को बच्चों का ध्यान रखने को कहा। उधर आइलैंड पर पहुंचकर तेनारी एमओ को एक लेटर भेजने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने देखा कि एमओ उसके पीछे खड़ा था, जिस पर एमओ ने बताया कि वो एक चूहे का रूप लेकर जेल से भाग गया था। असल में वो ये देखकर हैरान था कि तेनारी अपने भागने का इकलौता मौका छोड़कर उसे बचाने के लिए वापस आई थी। अब उन दोनों के वहाँ से निकलने की बारी थी और तूफान की वजह से उन्हें उस रात वहीं पर रुकना पड़ा। उस रात उन दोनों ने काफी बातें करी और सपने में तेनारी अपनी माँ से भी मिली। अगले दिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगे कि तभी एमओ के क्रिएटर ने उसे बताया कि न्योकर्स ने आइलैंड पर फिर से हमला कर दिया था। तेनारी एमओ को रोकना चाहती थी, पर वो जानती थी कि ये एमओ की जिम्मेदारी थी। उधर हेस को भी एमओ के भागने की जानकारी दे दी गई और साथ ही में उसे आइलैंड पर चल रही मुसीबत के बारे में भी बताया गया, जहाँ नोकर्स ने इस आइलैंड में आधे से ज्यादा लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया था। एमओ के पहुंचने पर आइलैंड में पहले से ही ज़ॉम्बीज के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी और अब एमओ का साथ देने के लिए तेनारी और उसके सभी दोस्त भी वहाँ पर पहुंच गए थे। तब तेनारी की एक दोस्त ऊपर जमीन पर गिरी और उसके गिरते ही नौकर्स ने उसे इन्फेक्ट कर दिया, जिसके बाद उसने एक भाले से अपने ही दोस्त मिया पर हमला कर दिया। ये सब देखकर तेनारी और एमओ बहुत ही ज्यादा हिल गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपने दो दोस्त खो दिए थे। मिया की सांसें अभी भी चल रही थी, इसीलिए एमओ उसे उठाकर एक ऐसी जगह लाया जहाँ नौकर्स नहीं आने वाले थे, पर अगले 3 मिनट में ही उनकी आंखों के सामने मिया ने दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद नौकर्स ने उस जगह पर भी हमला कर दिया, जिसमें तेनारी तो बचकर निकल गई, पर उसके दोस्त रॉय ने उधर ही रुकने का फैसला किया और साथ ही उसने एमओ को एक चूहे का रूप लेने को कहा ताकि वो उसे हवा में फेंक सके और लिन गार्ड उसे पकड़कर दूसरी जगह में ले जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, पर एमओ के वहाँ से जाते ही एक नौकर ने रॉय पर भी हमला कर दिया। उधर एक नौकर ने हेस पर भी हमला करने की कोशिश करी, पर हेस ने एन वक्त पर खुद को बचा लिया कि तभी उसकी नजर तेनारी पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने उसे मारने के लिए अपना हथियार निकाल लिया। पर उसी वक्त एमओ ने पीछे से भालू के रूप में आकर उस पर हमला कर दिया। एमओ चाहता तो वो उसे वहीं मार सकता था, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद एमओ ने गुगु का रूप लेकर सभी नौकर्स पर आग छोड़कर सभी को हरा दिया, पर अभी भी 3 ज़ॉम्बीज बचे हुए थे और जो थे उन्हीं के दोस्त। एमओ उन्हें मारना नहीं चाहता था कि तभी हेस एक बार फिर से वहाँ पर पहुँच गई और उसने एमओ से अपनी शर्तें मनवाने के लिए तेनारी को आग में फेंकने की धमकी दी। पर इस बार तेनारी ने खुद का बलिदान देते हुए अपने साथ ही साथ हेस को भी आग में खींच लिया, लेकिन एन वक्त
पर एमो ने उन दोनों को ही बचा लिया और तुरंत ही हेस को बांध दिया। अब बारी थी अपने ही दोस्तों की जान लेने की और इस काम को खत्म करने के बाद उन सभी के शरीर को दफनाया जाना था। आइलैंड के कुछ बुजुर्ग ये देखकर हैरान थे कि तिनारी अभी भी वहाँ पर मौजूद थी, जिस पर तिनारी ने उन्हें बताया कि वो और उसके दोस्त आइलैंड पर फंसे लोगों की मदद करने के लिए वापस आए थे। जिसे सुनते ही वो सभी रोने लग गए। तिनारी ने आइलैंड के चीफ होने के नाते लड़ाई प्रतियोगिता को बंद करवा दिया और वहीं रुककर आइलैंड के सुधार के लिए काम करने का फैसला किया। साथ ही एमो ने आइलैंड को जल्द से जल्द छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि उसके वहाँ होने की वजह से नोकर्स फिर से हमला कर सकते थे। उधर तिनारी ने एमो के साथ के लिए लिंक गार्ड को भी भेजा ताकि वो सही समय पर एमो तक पहुँचने में उसकी मदद कर सके। हेज अभी भी नशे में थी, इसीलिए एमो ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। समुद्र के बीच में हेज को होश आया और उसने बताया कि उसने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि उसे एमो से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। पहला नशा पहला खुमार, यहाँ कहानी में ट्विस्ट। और इसीलिए उसने एमो के सभी करीबियों को खत्म कर दिया था ताकि कोई भी एमो को उससे दूर ना ले जा सके। ये सुनते ही एमो को बहुत गुस्सा आया और उसने एक और बोट बनाकर हेस को उसी में बांधकर छोड़ दिया। पर एमो के वहाँ से जाते ही एक नौकर ने हेस पर हमला कर दिया। इसके बाद एमो उस जगह पर पहुंचा जहाँ शमन ने उसका इंतजार करने का वादा किया था और उसने शमन को एक होटल में खाना खाते हुए ढूंढ लिया, पर वो उससे बिना परेशान करे वहाँ से चला गया और रात में वो उसके कमरे में जाकर उसका मनपसंद फल रखाया। अगले दिन एमो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उसने पैरोन के लिए चिट्ठी छोड़ी ही नहीं थी। इसीलिए उसने एक कागज पर चिट्ठी लिखी और उसके कमरे में उसे रखने के लिए वापस गया। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि शायद शमन को ठंड की वजह से एक कोट की जरूरत भी पड़ सकती थी, इसीलिए वो मार्केट से एक कोट खरीद कर उसे देने के लिए गया। लेकिन इस बार उसे शमन नहीं मिली, जिसके बाद वो उसकी खुशबू की मदद से उसे ढूंढने लग गया। पर तभी उसकी नजर पड़ी कि एक आदमी शमन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि एमो कुछ कर पाता, शमन ने उस आदमी के सर को फोड़ दिया। एमो शमन को अकेला नहीं छोड़ पा रहा था, इसीलिए वो चुपचाप उस पर नजर रखता था। तभी उसके क्रिएटर ने उसे बताया कि शमन की उम्र काफी होने की वजह से वो कभी भी मर सकती थी। ये सुनते ही एमो को बहुत गुस्सा आया। उसी रात एमो शमन के पास कोट रख कर जा ही रहा था कि शमन ने उसे पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हुए। इसके बाद उन्होंने जंगल में एक साथ घूमना शुरू कर दिया और जब भी उन्हें नौकर्स की खबर मिलती तो वो लोग उल्टी दिशा में भागने लग जाते। पर समय के साथ साथ शमन का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था और एक दिन वो नीचे गिर गई, जिसके बाद एमो उससे हर जगह अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाया करता। एक दिन शमन ने एमो को जंगल से कुछ लाने को भेजा और उसके जाते ही शमन ने एमो के क्रिएटर से बात करी, क्योंकि वो जानती थी कि क्रिएटर हर वक्त उन पर नजर रखते थे और इसीलिए शमन ने क्रिएटर से मांगा कि उसकी जान निकाल ली जाए, पर अगले जन्म में उसे कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो एमो के काम आ सके। क्रिएटर ने तुरंत ही उसकी बात मान ली और उसकी जान निकाल दी। मरते ही शमन के सपने में वो फिर से एक सुंदर जवान लड़की बन गई। उधर वापस आने पर जब एमो ने देखा कि शमन मर चुकी थी तो उसे बड़ा सदमा लगा और वो जोर जोर से रोने लग गया और काफी देर रोने के बाद उसने शमन का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल गया। कई सालों बाद अब एमो एक लड़के से आदमी बन चुका था और वो ऐसे ही नौकर्स का सामना कर रहा था। और भाई लोग, इसी के साथ इस एनिमे टू योर एटर्निटी का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो भाई लोग, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम जल्दी 100K को कंप्लीट करने वाले हैं। और वीडियो में लाइक एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।